हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग जो है उत्तर भारत के इतिहास को लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। उत्तर भारत के इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जो वैदिक सभ्यता है, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद जो इसके विभिन्न वंश हुए, हर्यक वंश से लेकर के मौर्य साम्राज्य, गुप्त, वर्धन वंश, सारे वंशों, सारे साम्राज्यों के बारे में हमने पढ़ रखा है। यानी उत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है, यहाँ के से संबंधित जो भी ऐतिहासिक जानकारियाँ थी उसके बारे में हम लोग जो है सारे वीडियोस ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास की ओर बढ़ चले हैं और दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो संगम काल है, जिसके अंदर चेर, चोल, पांड्य, ये सब जो राजवंश है ये सब आते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। और इस संगम काल से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इसका जो है पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह संगम काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देख ले। तो संगम काल के बारे में, यानी जो संगम काल जो है वह दक्षिण भारत का इतिहास के अंतर्गत आता है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य ये सारे राजवंश आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कि पिछले वीडियो में जो है इस संगम काल से संबंधित हमने क्या जानकारियां हासिल की थी, क्या बातें की थी, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो संगम काल के बारे में हमने पिछले वीडियो में, यानी संगम काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए है जो मैप का इस्तेमाल किया था हमने, और देखा था कि जो ये संगम काल के जो प्रमुख राजवंश है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य, ये सब जो इनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, यानी कि ये भारत के दक्षिण में किन क्षेत्रों में स्थित है। फिर हमने देखा था इनकी राजधानी, इनके प्रतीक चिन्ह, और फिर ये जो 3 संगम काल में जो 3 सम्मेलन हुए थे कवियों के, उन सम्मेलनों की अध्यक्षता किसने की और वह कहाँ आयोजित की गई थी। यानी ये जो संगम 3 आयोजित की गई थी पांड्य राजाओं के द्वारा, पांड्य शासकों के द्वारा, तो वह जो सम्मेलन है वह उसका आयोजन किनके द्वारा और किस स्थान पर किया गया था। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग पिछली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब आगे जो आज इस वीडियो में जो है हम लोग स्पेशली जो है इस वंश से, यानी कि चेर वंश से संबंधित और चोल वंश से संबंधित और पांड्य वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इस तमिल साहित्य, यानी संगमकालीन जो साहित्य है, जो कई 100 साल तक लिखे गए लगातार कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, तो वो साहित्य कौन कौन से थे, उनके लेखक यानी रचनाकार कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग आज जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है संगमकालीन जो साहित्य है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, संगम साहित्य जो है, यानी संगम साहित्य को तमिल साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य जो है विभिन्न कवियों के द्वारा, यानी तमिल कवियों के द्वारा जो लगातार बैठकों के द्वारा रचनाएं की गई है, उसे ही तमिल साहित्य कहा जाता है। और इस तमिल साहित्य से ही संगम काल की जानकारी हमें मिलती है। तो आइए हम लोग संगम कालीन जो तमिल साहित्य है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो तमिल जो साहित्य है दोस्तों, तमिल साहित्य का आधार 2 माना गया है। यानी मूलतः जो है तमिल साहित्य को 2 आधारों पर बांट करके पढ़ा गया, जिसमें एक आगम और एक पुरम के नाम से जाना जाता है। तो आगम का तो अर्थ हो गया इसमें, यानी आगम हो गया प्रेम, और जो ये पुरम हो गया यह हो गया युद्ध। यानी कि मूलतः जो है यह संगमकालीन जो साहित्य है, तमिल साहित्य है, यह जो है प्रेम और युद्ध पर आधारित है। मीन्स प्रेम और युद्ध पर आधारित ही तमिल साहित्य की रचना की गई। यानी इन दो, युद्ध और प्रेम ही जो है तमिल साहित्य की रचना का आधार माना जाता है।
वहीं जो तमिल साहित्यों की अगर वर्गीकरण की बात करें तो तमिल साहित्यों को है 3 भागों में बांट करके रखा गया है, यानी 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है तमिल साहित्य को, जिसमें एक पत्थु पातु यानी इसका जो पहला भाग है वह पत्थु पातु कहलाता है। दोस्तों इसका नाम यानी चूँकि भाषा दक्षिण भारत की जो भाषा है तमिल है, तो यहाँ पर नाम भी है थोड़ा मीन्स उत्तर भारत के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग रहता है, तो यहाँ पर नाम थोड़ा मुश्किल यानी शब्द की जो है विषमता देखने को मिलेगी। तो ये इसका पहला जो भाग है यह पत्थु पातु के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह मिलता है, यानी इसका जो पहला भाग है यह पत्थु पातु के नाम से जाना जाता है। इसमें है 10 जो है संक्षिप्त पदों का संग्रह माना गया है। वहीं जो इसका दूसरा जो भाग है वह इत्थु थोक के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 8 कविताओं का संग्रह किया गया है, यानी 8 कविताओं का जो संग्रह है वह इत्थु थोक के नाम से जाना जाता है। वहीं जो इसका तीसरा जो भाग है, तीसरा जो पार्ट है वह पदीनेन कील कनकु के नाम से जाना जाता है, यानी इसका तीसरा जो भाग है पदीनेन कील कनकु के नाम से जाना जाता है। इसमें है 18 छोटी कविताओं का संग्रह मिलता है, यानी कि जो इत्थु थोक है उसमें 8 कविताओं का यानी बड़ी या पूर्ण कविताओं का संग्रह मिलता है। वहीं जो है पदीनेन कील कनकु जो है वह 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। तो ये यानी कि तमिल साहित्य के 3 भाग है, जिसमें हमने ये पत्थु पातु, इत्थु थोक और पदीनेन कील कनकु के बारे में जाना। आगे हम लोग इसके जो साहित्य है यानी पुस्तकें हैं, तमिल साहित्य की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रधान पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इसके जो लेखक है यानी रचनाकार है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो यानी तमिल साहित्य का जो प्रधान यानी कि कहा जाता है कि लगभग 1000 पुस्तकों की रचना संगम काल के दौरान की गई, किंतु यानी कि विभिन्न बैठकों के दौरान जो है कवियों का जो सम्मेलन होता था, आयोजन होता था, मिलन होता था, उसके दौरान जो है लगभग 1000 रचनाएं की गई कवियों के द्वारा, यानी तमिल जो साहित्यकार थे उनके द्वारा 1000 के लगभग कविताओं और साहित्यों की रचना की गई। किंतु इसमें जो प्रमुख है जिससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, हम लोग मूलतः उन सब किताबों और उनकी रचनाओं यानी उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है जीवक चिंतामणि, और यह जो जीवक चिंतामणि है इसके जो रचनाकार है यानी लेखक जो है वह तिरुकदेवर है, यानी तिरुकदेवर के द्वारा जो है जीवक चिंतामणि की रचना की गई। और यह जो है जैन साहित्य यानी यह जैनियों का साहित्य माना जाता है। तो ये भी बहुत से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि जो संगमकालीन जैन साहित्य कौन है, तो संगमकालीन जो जैन साहित्य है वह जीवक चिंतामणि है और इसके जो रचनाकार है वह तिरुकदेवर माने जाते हैं, यानी इसके रचनाकार तिरुकदेवर है। वहीं जो इसकी अगली रचना है वह मणि मेखले है। वह मणि मेखले जो है इसके जो रचनाकार है यानी इसके जो लेखक है वह शीतल सतनाग है, और यह शीतल सतनाग के द्वारा यानी कि इस मणि मेखले की रचना की गई। और इस मणि मेखले में जो है यानी कोवलन का जो पुत्र रहता है, हम लोग ये जो शिल्पकादिरम जो पुस्तक है जिसकी रचना इलंगो आदिगल के द्वारा की जाती है। इस इलंगो आदिकल के द्वारा जो शिल्पकादिरम रचना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो शिल्पकादिरम नामक की जो रचना है इसमें जो इलंगो आदिगल के द्वारा लिखी गई है, इसमें जो है कोवलन नामक व्यापारी और उसकी जो पत्नी रहती है कननगी और एक नर्तकी रहती है माधवी नाम की, उसके प्रेम त्रिकोण के यानी इन तीनों के प्रेम त्रिकोण के ऊपर जो है इस पुस्तक की रचना की गई है। यही जो कोवलन व्यापारी रहता है, इसी कोवलन व्यापारी का जो बेटा रहता है, पुत्र रहता है, उसके बारे में जो है जानकारी इस मणि मेखले में नामक पुस्तक में दी गई है। तो यह मणि मेखले के रचनाकार शीतल सतनाग है जिसमें कोवलन के पुत्र का वर्णन
मिलता है। वहीं जो इसकी अगली रचना है वह मरुगरवाद्य है। ये मरुगरवाद्य जो है यह नकीरर के द्वारा रचित रचना है। यानी नकीरर जो हमने पिछले वीडियो में देखा, जो संगम कालीन जो 3 बैठकें थी, जिसमें प्रथम और द्वितीय जो बैठक की अध्यक्षता तो अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। वहीं जो तृतीय जो बैठक थी वह नकीरर के द्वारा, यानी नकीरर की अध्यक्षता में वह तृतीय बैठक का आयोजन किया गया था। तो ये जो नकीरर जो तृतीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो वह उनके द्वारा मरुगरवाद्य नामक रचना की गई है। यानी कि इस नकीरर के द्वारा जो तीसरी बैठक की अध्यक्षता करता है, उसके द्वारा जो है मरुगरवाद्य नामक रचना की गई थी। वहीं जो है इसकी चौथी और इम्पोर्टेंट जो रचना है वह कुरल या तिरुकुल्लर के नाम से जानी जाती है। और ये जो कुरल या तिरुकुल्लर है, इसकी जो रचना है तिरुवल्लुर के द्वारा की गई थी। मीन्स तिरुवल्लुर ने तिरुकुल्लूर या कुरल नामक रचना की, जो तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। यानी तमिलों का यह बाइबल कहा जाता है। तिरुवल्लुर के द्वारा जो रचना की गई है कुरल, वह तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। यानी कि ये जीवक चिंतामणि जो है वह जो जिसके रचना का तिरुकदेवर थे, ये जैनियों का साहित्य कहा जाता है। वहीं जो है कुरल जो है यह तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। और इसकी जो अगली रचना है शिल्पकादिरम, इसके बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। अगली जो इसकी महान रचना है, यानी कि इस काल की संगम कालीन जो साहित्य है वह है तोलकाप्पियम। और ये तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। और यह तमिल व्याकरण है ग्रंथ माना जाता है। यानी तमिलों का जो है, तमिल जो भाषा है उसका व्याकरण ग्रंथ यह माना जाता है तोलकाप्पियम। और ये तोलकाप्पियम की जो रचना है दोस्तों, जो द्वितीय जो बैठक हुई थी, द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था इस संगम कालीन, जिसकी जो अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई थी, उसमें ही जो है इस यानी तोलकाप्पियर के द्वारा जो है तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जो तमिलों का व्याकरण कहा जाता है। तो जो प्रथम बैठक थी, उस प्रथम बैठक में किन पुस्तकों की रचना की गई, इसका कोई साक्ष्य, कोई भी प्रमाण अभी मौजूद नहीं। यानी सारे लगभग नष्ट हो चुके हैं, अब तक उससे कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। वहीं जो द्वितीय जो सभा थी, द्वितीय सम्मेलन था, उसमें सिर्फ एक ही पुस्तक उससे संबंधित मिले हैं, ये जो तोलकाप्पियम है। बस यही एक पुस्तक है जो तोलकाप्पियर के द्वारा रचित तमिल व्याकरण माना जाता है। यह द्वितीय सम्मेलन के द्वारा ही यानी इस पुस्तक की रचना की गई। यानी इसके बाद जितने ये पुस्तकें हैं, या 1000 के आसपास जो पुस्तकें मिली है, साहित्य मिले हैं, उन सभी की जो रचना है वह तृतीय सम्मेलन के में हुई है। यानी कि द्वितीय सम्मेलन से संबंधित एक ही पुस्तक मिली है जो तोलकाप्पियम के नाम से जानी जाती है, जो तमिलों का व्याकरण है। इसके बाद जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुस्तकें, कविताएं मिले हैं, वह सब जो है तीसरे सम्मेलन में मिले हैं। तो ये थे दोस्तों तमिल साहित्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे जो है हम लोग इस काल की यानी कि संगम काल की जो कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी उस काल की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में किनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो इससे भी कुछ संबंधित जो है प्रश्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो उस काल में जो है राजा को है वह अरसर या को के नाम से जाना जाता था। यानी अरसर या को के नाम से राजा को संबोधित किया जाता था। वहीं जो है ब्राह्मण को उस काल में अंडनर के नाम से जाना जाता था। यानी अंडनर ब्राह्मण को कहा जाता था। वहीं जो है वेनिगर या व्यापारी को कहा जाता था। नहीं, व्यापारियों का जो अन्य नाम है उस काल में, यानी व्यापारियों को वेनिगर के नाम से जाना जाता था। वहीं जो वेलाल है वह वेलाल कृषक को कहा जाता था। यानी उस काल में किसानों को, कृषक को वेलाल के नाम से जाना जाता था। वहीं जो मरियम्मा है, यह मरियम्मा शीतला माता को कहा जाता था। यानी शीतला माता जो उस काल में पूजी जाती थी देवी के रूप में, उनको उस काल में मरियम्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये तमिल साहित्य यानी संगमकालीन तमिल साहित्य थे जिसके बारे में हमने जाना। और आगे जो है हम लोग इस काल के यानी संगम काल के जो प्रमुख वंश है, जिसमें चोर, चेर और पांड्य है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे, जिससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं।
तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग चेर वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये चेर जो है दोस्तों, यह मालाबार का जो यह तट है जो आज का केरल के नाम से जाना जाता है, ये उस समय चेर वंश के नाम से जाना जाता था, यानी चेरों के नाम से यह केरल का वर्तमान क्षेत्र जाना जाता था। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह धनुष था, यानी इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। और इस काल के यानी इस वंश के जो संस्थापक थे, यानी कि चेर वंश के जो संस्थापक है वह उदयन जेरल माने जाते हैं, यानी उदयन जेरल के द्वारा जो है इस चेर वंश की स्थापना की गई है। यानी इन तीनों वंशों में ये चेर जो वंश है यह सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। वहीं अगर हम लोग इसके प्रमुख शासक की बात करें तो इसके जो प्रमुख शासक है वह सेन गुटवन रहते हैं, यानी सेन गुटवन जो है यह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक रहते हैं। इन्हें लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका एक अन्य नाम है जो लाल चेर रहता है। यानी सेन गुटवन इस वंश के प्रमुख शासक रहते हैं और उन्हें लाल चेर के नाम से जाना जाता है। और इस वंश के संस्थापक जो है वह उदयन जेनरल माने जाते हैं। और इस सेन गुटवन के द्वारा जो है एक प्रमुख कार्य यानी एक प्रथा का आरंभ किया गया था इनके शासनकाल में। यानी ये जो हमने पुस्तक देखी थी शिल्पकादिरम, इसमें जो यह कोवलन व्यापारी और कननगी जो और उसकी जो एक नर्तकी के प्रेम त्रिकोण पर जो यह कहानी है इस शिल्पकादिरम में, तो इस कोवलन की जो पत्नी रहती है कननगी, उसके सम्मान यानी उस कैरेक्टर से ये इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसके सम्मान में जो है वह इस अपने शासनकाल में पत्नी पूजा का आरंभ करते हैं। और ये यानी कि कननगी के सम्मान में वो जो सेन गुटवन रहते हैं वह पत्नी पूजा का आरंभ करते हैं। और उस काल में है जो यह कननगी सतीत्व की देवी के रूप में पूजी जाती थी, यानी इनके शासनकाल में ये सतीत्व की देवी के रूप में कननगी को पूजा जाता था और वो उनके सम्मान में जो है पत्नी पूजा का आरंभ किए थे। तो ये भी एग्जाम्स में इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये थे चोल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे हम लोग चोल वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो चोल वंश है दोस्तों, ये चोल वंश को चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो क्षेत्र है यानी तमिलनाडु का जो ये ऊपरी क्षेत्र है या चोलों का क्षेत्र माना जाता है। और ये चोल जो है यानी संगम काल के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली यानी कि राजवंश थे। और इसके जो संस्थापक थे वह एलारा माने जाते हैं, यानी चोल वंश के संस्थापक एलारा थे। और इसके जो प्रमुख शासक है वह करिकाल थे, यानी ये करिकाल से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। और इस करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता था। तो इस वंश का संस्थापक तो एलारा रहता है और इस वंश का प्रमुख शासक करिकाल रहता है। यह करिकाल जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहता है, जो अपनी राजधानी स्टार्टिंग में पुहार रखता है और बाद में जो है यह कावेरी पट्टनम इसकी राजधानी बनाता है। और यह जो कावेरी पट्टनम है यह बंदरगाह के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जहां से व्यापार का संचालन किया जाता था। तो उस काल का कावेरी पट्टनम जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह भी थी और राजधानी भी थी। और दोस्तों ये जो चूंकि ये चोल जो है यह इस काल के यानी संगम काल के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली वंश रहता है, तो इसकी सेना भी विशाल रहती है। और सेना में भी स्पेशली जो है जल सेना, चूंकि यह जो तटीय क्षेत्र है तो यहाँ लगभग सभी शासकों के पास जल सेना रहती है। लेकिन ये जो चोल वंश चूंकि सबसे शक्तिशाली रहता है तो इसके जल सेना बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशील रहती है। ये चोल जो है यानी ये इतने शक्तिशाली प्रभावशाली रहते हैं कि जो इस क्षेत्र में जो श्रीलंका का जो ये क्षेत्र रहता है ये अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक करते हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके आसपास जो जितने द्वीप थे छोटे छोटे उस पर भी है जो इन चोलों का शासन धीरे धीरे ये स्थापित कर लेते हैं। और किंतु ये जो चोल वंश का जो ये शक्तिशाली जो शासक रहता है करिकाल, इसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि इस वंश का धीरे धीरे पतन होने लगता है। और 400 ईस्वी के यानी 400 ईस्वी के ख़त्म होते होते जो क्या होता है इस चोल वंश का पूर्णतः अंत हो जाता है। फिर से जो है यह चोल जो है 8वीं शताब्दी के बाद यानी 9वीं शताब्दी के आसपास जो है इस चोल का उदय फिर से होता है। यानी 9वीं शताब्दी
शताब्दी के आसपास जो है इन चोलों का फिर से उदय होता है और यह इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप उस 9वीं शताब्दी में जो हम लोग चोलों के बारे में पढ़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप ये धारण करते हैं। और ये सिर्फ दक्षिण ही भारत नहीं बल्कि कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते यहाँ बंगाल का जो ये क्षेत्र है, नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ तक जो है वो लोग अपने शासन प्रशासन को यानी ये सब एरिया को जीत करके वो अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो अगले वीडियो में जो हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास का जो अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, चोल के बारे में हम लोग उसमें अधिक विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। तो ये थे दोस्तों जो चोल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे हम लोग जो है पांड्य वंश से संबंधित बातों को जानने का यानी इसके प्रमुख तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पांड्य वंश है दोस्तों, ये पांड्य वंश जो है ये तमिलनाडु का जो निचला भाग रहता है, निचला क्षेत्र रहता है, ये क्षेत्र जो है ये पांड्यों का क्षेत्र माना जाता है। और इस पांड्यों की जो क्षेत्र का जो प्रतीक चिन्ह यानी कि वह मछली रहता है, यानी पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली रहता है। वहीं जो इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी जो है वह मदुरई रहती है जो तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो संस्थापक है यानी अगर इसके संस्थापक की हम लोग बात करें तो इसका संस्थापक जो है इस वंश का वह नेडुजेलियन रहता है, यानी इस वंश का संस्थापक नेडुजेलियन रहता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली है और इसकी जो राजधानी है वह मदुरई रहती है। ये जो नेडुजेलियन है इसके द्वारा जो है इस कोवलन जो कि हमने ये जो शिल्पकादिरम नामक जो पुस्तक इलंगो आदिगल के द्वारा जो लिखी गई है, इसका जो प्रमुख जो यानी नायक रहता है कोवलन जो कनंगी का पति रहता है, उसको जो है मृत्यु दंड की सजा इस नेडुजेलियन के द्वारा ही दिया जाता है। और इसी ने यानी इस नेडुजेलियन ने ही समुद्र पूजा का भी आरंभ किया था। यानी कि हमने देखा कि ये जो इस वंश का जो चेर वंश का जो शासक रहता है सेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा तो पत्नी पूजा का आरंभ किया जाता है। वहीं जो है नेडुजेलियन के द्वारा है समुद्र पूजा का आरंभ किया जाता है। वहीं जो इस वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि संभवतः कहा जाता है कि वहाँ जो है यानी पांड्यों के शासन काल में जो है पांड्यों के राज्य में जो है स्त्रियों का शासन यानी स्त्रियां शासिका के रूप में नियुक्त होती थी, यानी स्त्रियों के द्वारा शासन चलाया जाता था। कई ऐसे साहित्य कई ऐसे पुस्तकें मिली है उस काल के यानी संगमकालीन जिसमें पांड्य शासकों में स्त्रियों का जिक्र यानी इस शासिका के रूप में स्त्रियों का जिक्र किया गया है। तो ये थे दोस्तों चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे कि एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग जो है इससे कुछ इस वंश यानी ये जो संगम काल है इससे बारे में इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संगम कालीन जो है ये संगम काल में जो दक्षिण भारत में आर्यकरण का जो श्रेय है यानी कि उसे अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। दोस्तों हमने उत्तर भारत में देखा था कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता का विकास होता है, यानी वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कह लीजिए या आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता कह लीजिए। तो ये जो वैदिक सभ्यता का जो उदय हुआ इस उत्तर भारत के क्षेत्र में हुआ था, किंतु इस उत्तर भारत के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का जो है परिचय या आर्यकरण दक्षिण भारत के साथ जो है वह अगस्त्य ऋषि के द्वारा अगस्त्य मुनि के द्वारा ही करवाया जाता। हमने जो देखा था कि जो 3 सम्मेलन जो हुए थे संगमकालीन, उसमें प्रथम और द्वितीय जो सम्मेलन था, संगम था, बैठक था, गोष्ठी थी, उसकी जो अध्यक्षता है यानी दूसरी और तीसरी की अध्यक्षता जो अगस्त्य ऋषि के द्वारा ही किया गया था। तो एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो आर्यकरण है दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दक्षिण भारत में जो है आर्यकरण का श्रेय वह अगस्त्य मुनि को दिया जाता है। वहीं अगर तमिलों के प्रमुख देवता की बात करें तो उस काल में उत्तर भारत में जो शैव धर्म और विष्णु धर्म का विकास हो चुका था, यानी हमने देखा था कि किस प्रकार से उत्तर भारत में शैव धर्म और वैष्णव धर्म का विकास होता है। तो यहाँ जो है दक्षिण भारत के देवताओं में थोड़ा बहुत यानी उत्तर भारत के देवता और दक्षिण भारत के देवता में कुछ अंतर देखने को मिलता है। वहाँ जो उत्तर भारत में हमने शैव भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करते हुए हमने पाया,
वहीं जो है यहाँ मुरुगन को देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मुरुगन जो है दोस्तों, ये मुरुगन जो भगवान शिव के जो पुत्र रहते हैं कार्तिकेय, उनको यानी कार्तिकेय भगवान को मुरुगन कहा गया है, जिसे आगे चलकर सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो दोस्तों संगम कालीन इतिहास, जिसका यानी 100 से 300 ईस्वी के मध्य जिसका काल माना जाता है संगम काल का, उसके बारे में उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित अन्य वंशों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।